implementation is there. You go to Airport of India, Airport Authority, Hindi is there. Go to ECL, go to NFC, go to Gas Authority of India Limited, anywhere in central government offices, in undertakings, public sectors like banks, go to SBI, take deposit form, you see it is in bilingual. Take DD form, it is in bilingual. So in banks, in ECL, NFC, everywhere undertakings, public sectors and central government offices, Hindi is being implemented as an official language. सो भारत सरकार के सभी केंद्र सरकार कार्यालयों में और अंडरटेकिंग्स में और पब्लिक सेक्टर में हर जगह पर राजभाषा हिंदी का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्योंकि एक केंद्र सरकार का नियम है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल इज देयर, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट इज देयर, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट. सो जब हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है ऑन सितंबर 14, 1949, आफ्टरवर्ड्स केंद्र सरकार ने एक एक्ट बनाया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, हिंदी में बोलते हैं राजभाषा अधिनियम, 1963 में बनाया. सो ये बनाने से पहले क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, మన రాజ్యాంగంలో टोटल 11 आर्टिकल्स. ओके, सो क्योंकि पहले ये क्या करना है, इनको इसके कुछ आर्टिकल्स को अलॉट करना पड़ता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट किया गया है, बाद में आर्टिकल्स, आर्टिकल 120, आर्टिकल 210, आर्टिकल 343 to 351. सो टोटल 11 आर्टिकल्स आर अलॉटेड फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी राजभाषा. रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था, डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन, APO एग्जाम, उसमें PCPO ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी. केंद्र सरकारी कार्यालय में राजभाषा हिंदी के लिए संवैधानिक प्रावधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज. इफ दैट क्वेश्चन कम्स, देन यू हैव टू राइट ऑल आर्टिकल्स, टोटल 11 आर्टिकल्स के बारे में लिखना है. In our Indian Constitution, there are 11 articles are allotted for official language Hindi. Article 120, Article 210, Article 343 to 351. So okay, we will discuss about one by one article. उस आर्टिकल को हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद. उस अनुच्छेद में क्या लिखा गया है, what they have mentioned in that article. So we will take example first, Article 120. As per Article 120, in Parliament, either Lok Sabha or Rajya Sabha, कोई भी MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य, इफ ही और शी, इफ दे वांट टू गिव ए आंसर टू क्वेश्चन इन हिंदी, दे कैन गिव इन हिंदी. इफ दे किसी एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए, किसी प्रश्न के बारे में बात करने के लिए या संसद में बात करने के लिए उनको हक है. यानी एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही और शी कैन स्पीक इन हिंदी इन राज्यसभा और लोकसभा. इफ दे वांट टू गिव एनी आंसर टू क्वेश्चन, दे कैन एक्सप्रेस देयर आइडियाज इन हिंदी. सो what is the main object of Article 120 is usage of Hindi in Parliament. Usage of Hindi in Parliament, that is Article 120. यानी पार्लियामेंट में हिंदी का यूसेज करना. Article 210. Next we will go to Article 210. As per Article 210, state assemblies like Parliament, state में भी assembly होता है, legislature होता है. In state assembly, any MLA, member of legislative assembly, कोई भी MLA, he or she, they can use Hindi in state government. Take example तमिलनाडु. तमिलनाडु में लोग बोलते हैं कि एंटी हिंदी, लेकिन as per Article 210, कोई भी MLA, if he or she wants to express their ideas in assembly in Hindi, they can express. कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, अरे यार ये तमिलनाडु है, क्यों आप हिंदी में बात कर सकते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि as per Article 210, that concerned MLA got the right to speak in Hindi. Take example of अमरावती आंध्र प्रदेश. कोई भी MLA इन अमरावती आंध्र प्रदेश असेंबली में हिंदी में बोल सकते हैं, nobody can object. If they want in Telugu, that concerned government should provide a translator. So any MLA, he or she can express their ideas in Hindi in state assembly as per Article 210. It means what does it mean, 210 article? Usage of Hindi in assembly, यानी स्टेट असेंबली में भी हिंदी को यूज कर सकते हैं. सो आर्टिकल 120, आर्टिकल 210 बोथ आर पॉलिटिकल यूसेज, यानी पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में हिंदी को यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट विल गो टू आर्टिकल 343. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 343, बिकॉज फर्स्ट टाइम हिंदी को जब एक्सेप्ट किया गया है सितंबर 14, 1949 को, उसके बाद में फर्स्ट टाइम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 343 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंशन्ड दैट नंबर 1 इन आर्टिकल 343, हिंदी इज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज.
First time it is mentioned in Article 343. In Article 343, total 3 items are they have mentioned. Subsection 1, subsection 2, subsection 3. Subsection 1 is they have mentioned that Hindi is central government official language. Number 2, what they have mentioned? Script of Hindi is Devanagari. It means जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है उसका स्क्रिप्ट का नाम है देवनागरी. దేవనాగరి ఇస్ నథింగ్ బట్ అదర్ కుచ్ నే ఓ హిందీ లిపి హై, వేరే ఏం కాదు. మనం హిందీలో రాస్తాం కదా, రాజ్ భాష అంటాము, గుంతకల్ మండల్, గుంటూరు మండల్, కేంద్ర సర్కార్ ఏదైతే హిందీ భాష రాస్తామో, హిందీ లిపి రాస్తామో దాని పేరే దేవనాగరి. కాకపోతే ఏంటంటే ఆర్టికల్ 343 సబ్సెక్షన్ 2లో ఏం మెన్షన్ చేశారంటే ద స్క్రిప్ట్ నేమ్ ఆఫ్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ హిందీ ఈజ్ దేవనాగరి. So this question also asked in civils preliminary examination long back. What is the official language Hindi script name? The script name of Hindi official language is Devanagari. You should write Devanagari. So it is mentioned in Article 343. The script name of official language Hindi is Devanagari. దేవనాగరిలో లిపిలో రాసిన భాషను రాజభాష అంటాం, అంతేగాని వేరే దాంట్లో రాసేసి సపోజ్ విల్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. కాన్స్టిట్యూషన్ హిందీలో సంవిధాన్ అంటాం. సంవిధాన్ని మీరు హిందీ లిపిలో రాస్తేనే అది రాజభాష. అలా రాయకుండా SAMVIDHAN సంవిధాన్ రాసి సార్ నేను హిందీ రాశానంటే కాదు. అంటే హిందీ భాషని హిందీ లిపిలోనే రాయాల, అంటే దేవనాగరి లిపిలోనే రాయాల. దెన్ ఓన్లీ విల్ టెల్ దట్ ఇట్ ఈజ్ రాజభాష. హిందీ వర్డ్ని మీరు इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल राशि मैं राजभाषा में लिखा बोल तो नहीं चलता है, क्योंकि आपको हिंदी में लिखना, राजभाषा में लिखना चाहे तो आपको देवनागरी लिपि में लिखना है. यू शुड राइट इन देवनागरी स्क्रिप्ट ओनली, देन ओनली इट इज एक्सेप्टेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज. ओके, सो नंबर 2 क्लियर्ड. वन इज हिंदी इज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, नंबर 2 इज देवनागरी इज द स्क्रिप्ट नेम ऑफ हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज. नेक्स्ट विल कम टू नंबर 3 पॉइंट in 343 article. In 343 article number 3 is item number 3 is న్యూమరల్స్. అబౌట్ న్యూమరల్స్ అంటే సంఖ్యాయే, అంకెలు అంటాం తెలుగులో. అంటే మనం రాసుకునే న్యూమరల్స్ 1 2 3 ఉన్నాయి కదా, అవే అనమాట ఇంటర్నేషనల్ న్యూమరల్స్. అంటే మనం యాక్సెప్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇండియన్ న్యూమరల్స్. కొందరు మన ఆర్టీసీ బస్సులో వెనక రాస్తారు, అవి మన ఇంటర్నేషనల్ న్యూమరల్స్ కాదు. మనం నార్మల్గా రాసేది 1 2 3 మన కీబోర్డ్ మీద ఉన్నాయి చూడండి, ఈ 1 2 3లే మన ఇంటర్నేషనల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇండియన్ న్యూమరల్స్. మీకు ఆర్టీసీ బస్సులో వెనక రాసింది ఇలా ఇలా రాసిన అవి కాదు. నేను నార్మల్ ఎస్టీసీ క్లాస్లో వచ్చినప్పుడు బోర్డు మీద రాసి చూపించామని, మన ఆన్లైన్ క్లాస్ కాబట్టి బోర్డు మీద రాయలేము, కాబట్టి మీరు కీబోర్డ్ మీద చూసుకోవచ్చు. కీబోర్డ్ మీద రాసిన 1 2 3లే మనకు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో యాక్సెప్ట్ చేసినటువంటి ఇంటర్నేషనల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇండియన్ న్యూమరల్స్. దీన్ని హిందీలో ఏమంటారు అంటే अंतर्राष्ट्रीय रूप के भारतीय अंक बोलते हैं. सो अनुच्छेद 343 में 3 आइटम्स मेंशन किया गया है. नंबर 1 केंद्र सरकार की भाषा हिंदी है, नंबर 2 उसकी लिपि देवनागरी है, नंबर 3 भारत अंतर्राष्ट्रीय रूप के भारतीय अंक. द न्यूमरल्स विच आर एक्सेप्टेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स. ओके, सो दिस इज आर्टिकल 343. 120 हो गया, 210 हो गया, 343 हो गया. नेक्स्ट विल गो टू 344. Article 344 also very very important, because as per Article 344, President can appoint a parliamentary committee or parliamentary commission on implementation of official language. आप लोग जानते हैं कुछ parliamentary committees होते हैं, like estimates committee, passenger amenities committee, public accounts committee, like that. हिंदी implementation के लिए भी एक parliamentary committee है. So as per Article 344, President राष्ट्रपति पार्लियामेंट्री कमेटी को, ऑफिशियल पार्लियामेंट्री कमेटी को अपॉइंट कर सकते हैं. उसमें टोटल 30 MPs होते हैं, 20 फ्रॉम लोकसभा, 10 फ्रॉम राज्यसभा. इस 30 MPs को क्या करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी को सब कमेटी 1, सब कमेटी 2, सब कमेटी 3 के रूप में डिवाइड करते हैं. एक एक सब कमेटी में 10 लोग MPs होते हैं. सब कमेटी 1, सब कमेटी 2, सब कमेटी 3. इंडियन रेलवेज विल बी इंस्पेक्टेड ऑफिशियल लैंग्वेज अकाउंट में सब कमेटी 2 द्वारा होता है. सो कभी भी आपको क्वेश्चन आ सकता है हिंदी इम्प्लीमेंटेशन विच सब कमेटी द्वारा इंस्पेक्शन हो सकता है रेलवे में, तो सब कमेटी 2 द्वारा हिंदी इंस्पेक्शन पार्लियामेंट्री कमेटी का हो सकता है. सो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज व्हाट दे विल डू, दे विल गो टू ईच एंड एवरी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस, अंडरटेकिंग ऑफिसेस एंड पब्लिक सेक्टर ऑफिसेस. दे विल गो एंड इंस्पेक्ट हाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिंदी इज गोइंग ऑन. राजभाषा का इम्प्लीमेंटेशन कार्यान्वयन किस प्रकार हो रहा है, एज पर एक्ट, एज पर रूल्स हो रहा नहीं हो रहा, वो देखने के लिए वो लोग जाते हैं. वो लोग हर एक कार्यालय में जाकर
रिसेंटली 2018 में 2018 सितंबर में लालागुड़ा कारखाना का इंस्पेक्शन हुआ है। 2018 सितंबर में लालागुड़ा कारखाना से इंस्पेक्शन हुआ है। श्री विजय कुमार जी CW में अटेंड किया है, हम भी गए थे। उसमें एक बार क्या करते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस, एक अंडरटेकिंग ऑफिस, पूरा 4-5 ऑफिस को मिलाकर वो लोग इंस्पेक्शन करते हैं। उस इंस्पेक्शन के दौरान सब कुछ पूछते हैं और हेड ऑफ द ऑफिस से पूछते हैं क्वेश्चंस, आप किस प्रकार हिंदी का इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सेक्शन 3 आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्या, ऑल डॉक्यूमेंट्स 13 डॉक्यूमेंट्स हिंदी इंप्लीमेंटेशन ट्रांसलेशन कर रहे हैं क्या, हिंदी में इश्यू कर रहे हैं क्या, वो सब कुछ पूछते हैं। So, as per Article 344, President can appoint a parliamentary committee on official language. यानी राष्ट्रपति राजभाषा कार्य संबंधित संसदीय राजभाषा समिति पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज ని హిందీలో ఏమంటామంటే సంసదీయ రాజభాషా సమితి। సో సంసదీయ రాజభాషా समिति का गठन कर सकते हैं। ही कैन अपॉइंट ए पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। वो 30 MPs को सेलेक्ट करके उन लोगों को जो हिंदी से जुड़ाव रहता है, जो कवि होता है, जो लेखक होता है, राइटर होता है, हिंदी भाषी MP हो सकता है, ऐसे लोगों को सेलेक्ट करते हैं कि 30 लोगों को सेलेक्ट करके उन लोगों को पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रुप में रखते हैं। और उसमें 10-10 लोग अलग अलग होकर, कुछ लोग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस की इंस्पेक्शन करते हैं, कुछ लोग पब्लिक सेक्टर्स का इंस्पेक्शन करते हैं, कुछ लोग अंडरटेकिंग्स का, कुछ लोग SBI का, बैंक्स का इंस्पेक्शन करते हैं, कुछ लोग ECL, NFC या सेल गेल उसमें भी जा सकते हैं, कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जा सकते हैं, कोई रेलवे में आ सकते हैं। सो रेलवे का इंस्पेक्शन राजभाषा का सब कमिटी 2 द्वारा होता है। सो सब कमिटी 2 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज पार्लियामेंट्री कमिटी विल इंस्पेक्ट द रेलवेज। इसके बाद में बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 344 के बाद में लास्ट वन 351 इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट। एज पर आर्टिकल 351 क्या होता है, हिंदी का यानी टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिंदी सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक सम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एंड डेवलपमेंटल स्टेप्स। यानी 351 आर्टिकल के अनुसार राजभाषा का इम्प्लीमेंटेशन, राजभाषा का वृद्धि हिंदी से, बाकी अपना अनदर 22 लैंग्वेज है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th अनुसूची 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेज है। वो 22 लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी को भी बनाए रखते हुए हिंदी का व्यापक प्रचार करना है, ये केंद्र सरकार का जिम्मेदारी है। उसके बारे में इसमें बताया गया है। साथियों, राजभाषा का अब तक जो भी मैं आपको पढ़ाया है उसमें फर्स्ट नंबर 1 हिंदी इज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज। स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज आपको मालूम है उस स्टेट का मदर टंग होता है। 1949 सितंबर 14 को हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के बाद कुछ आर्टिकल्स का अलॉटमेंट हुआ है, कुछ अनुच्छेदों का आवंटन हुआ है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। टोटल 11 आर्टिकल्स का अलॉटमेंट हो गया है। 1 मिनट కృష్ణ సార్, ఇక్కడేం రావటం పర్లేదా? ఓకే ఓకే, వాళ్ళు 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 ఓకే ఓకే। సో साथियों, వాళ్ళ రెస్పాన్స్ లేదు, పర్లేదా, ఉంటారు కదా? సో साथियों, आप लोग सुन रहे हैं ना? हाँ, आपको कुछ डाउट है तो बीच में पूछ सकते हैं। हाँ, आप लोग कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ, सो कभी कभी बीच में कनेक्शन है या ना रहने के पूछने के लिए आपको हम टेस्ट करेंगे साथियों बोल के। आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखे तो इजी होता हमको। आपको पावर पॉइंट दिख रहे? ओके ओके, इस बार लेकर आ जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं पेन ड्राइव में पावर पॉइंट लेकर आऊंगा। ओके, तो ये पूरा आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आप अभी बोल रहे हैं सब कमिटी 1 क्या क्या दिखता है, सब कमिटी 2 रेलवेज बोल रहे हैं, सब कमिटी 1 क्या क्या दिखता है, सब कमिटी उतना डीप जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, अपने को सब कमिटी 2 से मतलब है। ओके, और आपको सेक्शन 3 का जहाँ इम्पोर्टेंस है वो मैं डिटेल में बताऊंगा अपना रेलवे के लिए। जो नहीं, ओनली मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, बिकॉज जो भी क्लासेस में जो इम्पोर्टेंट है रेलवे के लिए उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो आपको ओनली इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊंगा, क्योंकि आपका नॉलेज में रहना है। और आपको हम सेक्शन 3 के बारे में बस, हाँ वही नेक्स्ट वही है सेक्शन 3 नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो अभी क्या है, आर्टिकल्स अलॉटमेंट के बाद क्या क्या भारत सरकार ने 1963 में साउंड बहुत आ रहा, Sir, you are also muted, sir. Your voice is not audible.
कर दिया था ओके सर अभी मेरा सुनाई दे रहा? ओके सर हाँ ओके, आर यू okay, लिसनिंग? ओके राइट, थैंक यू Yes, थैंक yes, यू। yes. हाँ ओके सर ओके अभी आ रहा है सर। बहुत अच्छा। आपका अभी वीडियो नहीं दिखा रहे, सुन रहे। वीडियो नहीं दिखा रहे? आपका फेस नहीं वीडियो दिख रहा है नहीं दिख रहा सर। हाँ फेस, हाँ अच्छा फेस नहीं सुन रहा, ओनली लिसन है। अभी तक ओके अभी ठीक है, अभी फेस भी ठीक है। अभी फेस दिख रहा? ओके सर। बहुत अच्छा, ओके ऑडियो एंड वीडियो बहुत राइट, बहुत अच्छा, Proceed. धन्यवाद। तो हाँ, सो Okay, sir. 1963 में एक एक्ट बनाया गया है, भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने 1963 में एक एक्ट बनाया, दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। भारतीय केंद्र सरकार ने 1963 में राजभाषा अधिनियम का अधिनियम बनाया है। उसमें टोटल 9 सेक्शंस आर देयर इन 1963 OL एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। 9 सेक्शंस आर देयर। आउट ऑफ 9 सेक्शंस, सेक्शन 3 is very important. In section 3 they have mentioned 13 documents. सेक्शन 3 में, सेक्शन 3 में 3 है, फिर सबसेक्शन 3 है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे हैव मेंशन्ड 13 डॉक्यूमेंट्स। दीज 13 डॉक्यूमेंट्स इन एवरी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस, इन एवरी अंडरटेकिंग ऑफिसेस, इन एवरी पब्लिक सेक्टर ऑफिसेस, दे शुड इश्यू इन बाइलिंगुअल। क्योंकि ये नियम है, ये रूल है। वो 13 डॉक्यूमेंट्स क्या है मैं बोलता हूँ, यदि हो सके तो आप लिख ले सकते हैं। नंबर 1, नोटिस, एनी नोटिस शुड बी इन बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश। जहां पर राजभाषा का क्वेश्चन उठता है बाइलिंगुअल बोलने से, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी एंड इंग्लिश, इट इज कॉल्ड बाइलिंगुअल इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस। नोटिस। नेक्स्ट, नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना। जो भी नोटिफिकेशन इश्यू करते हैं, इधर RRB और RRC, एनी नोटिफिकेशन, इट शुड बी इन बाइलिंगुअल। नोटिस, नोटिफिकेशंस, अग्रीमेंट्स, एनी अग्रीमेंट शुड बी इन बाइलिंगुअल। Tenders, any tender form should be in bilingual. Notice, notifications, agreements, tenders. Next, contracts. जो भी contract issue करते हैं, that should be in bilingual. Next, memorandums. Next, general orders. General orders, it includes office order also. है ना, जनरल ऑर्डर में ऑफिस ऑर्डर भी एक है। जैसा आप लोगों का ट्रांसफर होता है, रिक्रूटमेंट होता है, आपको ऑफिस ऑर्डर निकालते हैं, मगर लास्ट में क्या रहता है, हिंदी वर्जन फॉलोस। क्योंकि एक्चुअली वो लोग हिंदी में भी इश्यू करना है, मगर वो लोग हिंदी में इश्यू नहीं करते, फर्स्ट अंग्रेजी में इश्यू कर देते हैं, बाद में बोलते हैं कि हिंदी वर्जन फॉलोस, बट इट नेवर फॉलोस। क्योंकि वो लोग हिंदी सेक्शन को बेचते नहीं है अनुवाद के लिए, इसलिए वो बाद में हम करेंगे बोल के बोल देते हैं। जब पार्लियामेंट्री कमेटी का इंस्पेक्शन होता है, तब वो लोग दौड़ते दौड़ते हमारे पास आते हैं, सर पार्लियामेंट्री कमेटी का इंस्पेक्शन होने वाला है ना, तो ये पूरा हमारा ट्रांसफर ऑर्डर्स पूरा करना सर बोल के हमारे पास लेकर आते हैं। क्योंकि जब पार्लियामेंट्री कमेटी का विजिट होता है, तब कंपलसरी 13 डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, लास्ट 3-4 ईयर्स का देखते हैं, ये 13 डॉक्यूमेंट्स बाइलिंगुअल में इश्यू किया नहीं किया, वो लोग देखते हैं। सो जनरल ऑर्डर्स ब्रैकेट में लिख लीजिए, इट इंक्लूड्स ऑफिस ऑर्डर आल्सो। ओके, उसके बाद में रेजोल्यूशंस, एनी रेजोल्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का, इट शुड बी इन बाइलिंगुअल। बाद में प्रेस रिलीज यानी प्रेस कम्युनिकेशंस, वॉट एवर द प्रेस रिलीज, प्रेस कम्युनिकेशन इज देयर, इट शुड बी इन बाइलिंगुअल। ओके, कितना हो गया, कोई लिख ले रहे? प्रेस कम्युनिकेशन 9। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, देखिए, नोटिस, नोटिफिकेशन, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडर्स, परमिट्स लिखिए, परमिट्स, all the permits filing, permits, memorandum, permits, memorandums, जनरल ऑर्डर, memorandum, general order and license। मेरा आवाज सुनाई दे रहा? Are you listening? Okay, sir. Okay. Okay, Yes, okay, sir. आपको सुनाई दे रहा ना? अभी जनरल ऑर्डर्स करते हैं सर। लाइसेंस, परमिट्स, प्रेस कम्युनिकेशंस, and last one is the documents submitting in parliament। यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों में जो सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट्स, the documents should be in bilingual, submitted in parliament।
कितना 13 हो गया? नहीं, 12 तो एक बार आप एक बार फिर बोलता हूँ, देखिए जो कवर नहीं हुआ वो लिख लीजिए। नोटिस, नोटिफिकेशंस, जनरल ऑर्डर्स, परमिट्स, लाइसेंस, अग्रीमेंट्स, टेंडर्स, रेजोल्यूशंस, प्रेस कम्युनिकेशंस, the documents submitted in parliament, memorandum, okay, and codes and manuals, codes and manuals, CODES कोड, जैसा फाइनेंस कोड है, एस्टेब्लिशमेंट कोड है, कोड्स एंड मैनुअल्स। कितना हो गया? 12 हो गए। 12 हो गया? 13 हो गए। 13 हो गए ना? 13 हो गया। 13 finish 13, yes, these 13 documents 13 these 13 documents invariably must and should in any government, in all government offices, they should issue in bilingual, Hindi and Angrezi, Hindi and English, okay? और इसके अनुसार irrespective of region, no, the irrespective of regions, इसमें A B C region कुछ नहीं, हर जगह पे रहना है कंपलसरी 13 डॉक्यूमेंट्स। thank you sir, thank you sir. हाँ, और उसके अनुसार हम जो स्टेशन में बोर्ड्स है, पब्लिक कॉन्टैक्ट प्लेस में बोर्ड्स है, वो बोर्ड्स डिस्प्ले जो करते हैं उसमें ट्राइलिंगुअल रहना है। फर्स्ट रीजनल लैंग्वेज, देन हिंदी, देन इंग्लिश, ओके। फर्स्ट जहाँ तक हमारा है उसमें तेलुगु, देन हिंदी, इंग्लिश विद इन द पब्लिक कॉन्टैक्ट प्लेसेस। इट मीन्स लाइक स्टेशंस, स्टेशन इज ए पब्लिक कॉन्टैक्ट प्लेस। सो पब्लिक कॉन्टैक्ट प्लेस में फर्स्ट रीजनल लैंग्वेज तेलुगु रहना है, बाद में हिंदी रहना है, बाद में अंग्रेजी रहना है। बट वेर इज इन आवर ऑफिसेस, ऑफिस प्रेमिसेस में ओनली बाइलिंगुअल, फर्स्ट हिंदी देन इंग्लिश। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रूल, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी जब इंस्पेक्शन के लिए आती है तो पूरा बोर्ड्स चेक करते हैं। धारा 3(3) के 13 आइटम्स के साथ साथ ऑल द बोर्ड्स दे विल चेक। इन स्टेशन प्रेमिसेस कभी स्टेशन भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। रिसेंटली नेल्लूर स्टेशन का इंस्पेक्शन हुआ, तिरुपति स्टेशन का हुआ, सिकंदराबाद स्टेशन का भी हुआ है। तो कभी भी किसी भी स्टेशन में, स्टेशन भी एक छोटा सा हमारा ऑफिस है, स्टेशन में भी पार्लियामेंट्री कमेटी का इंस्पेक्शन हो सकता है। स्टेशन में द बोर्ड्स विच वी आर डिस्प्लेइंग, ऑल द बोर्ड्स शुड बी इन ट्राइलिंगुअल, त्रिभाषा में रहना है। और आपके ऑफिस कार्यालय में जो भी बोर्ड है वो बाइलिंगुअल रहना है, द्विभाषिक में रहना है, हिंदी एंड इंग्लिश। तो साथियों, ये 13 डॉक्यूमेंट्स मस्ट एंड शुड इनवेरिएबली हिंदी और अंग्रेजी में इश्यू करना है। आप लोग सुनाई दे रहा ना? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, हाँ यस, हम चलते हैं नेक्स्ट रीजन्स। उसके बाद में क्या है, ए बी सी रीजन्स, 3 रीजन्स वो लोगों डिवाइड किया गया। केंद्र सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 रीजन्स में भारत सरकार को डिवाइड किया गया है, ए रीजन, बी रीजन, सी रीजन। क्योंकि हिंदी इम्प्लीमेंटेशन को करने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। क्योंकि ए रीजन में पूरा हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को रखा है, बी रीजन में पार्शियली हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को रखा है, सी रीजन में टोटली नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को रखा है। तो रीजन ये लिख लीजिए, ए रीजन। ए रीजन में बिहार, ए रीजन स्टेट्स बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तरांचल, झारखंड and Chhattisgarh. These states are comes under A region and a का क्षेत्र, हिंदी में बोलते हैं का क्षेत्र। ए रीजन, बी रीजन, सी रीजन को का क्षेत्र, खा क्षेत्र, गा क्षेत्र बोलते हैं। माना का, खा, गा, नटगा, ए बी सी लागा। सो ए रीजन मीन्स ऑल हिंदी बेल्ट, टोटली हिंदी स्पीकिंग एरिया। क्योंकि इनका टारगेट्स अलग है, ये लोग पूरे हिंदी जानते हैं, इसलिए गवर्नमेंट सरकार इनको टारगेट्स में बाद में बताऊंगा, इसको टारगेट्स अलग है। नेक्स्ट बी रीजन, బి రీజన్ అనే పార్షియల్లీ హిందీ స్పీకింగ్ ఏరియా, అంటే కొద్దో గొప్ప వాళ్ళ భాష,
వాళ్ళ మాతృభాష హిందీతో ముడిపడి ఉన్నది, హిందీతో టచ్ అయ్యే వాటిని బి రీజన్లో పెట్టారు. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ బి రీజన్ గుజరాత్, बी रीजन स्टेट्स गुजरात, महाराष्ट्र. प्लीज नोट डाउन, कृपया लिख लीजिए. गुजरात, महाराष्ट्र, Mute, sir. Muted, sir. వేరండి వేరే Sir, your voice is muted, Sir, sir. మీ వాయిస్ No audio. నో ఆడియో, యువర్ Not వాయిస్ ఇస్ మ్యూటెడ్. వీరే No audio. సార్ Sir, BREGION. మ్యూట్ చేసుకున్నారు, మీ వాయిస్ రావడం లేదు. ఆడియో మ్యూట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వస్తుందా? आपका आवाज नहीं आ रहा सर. अभी आ रहा आपको? आपका अभी सुनाई दे रहा? हाँ अभी आ रहा सर. अभी आ रहा हाँ अभी सुनाई दे. हाँ, ए रीजन हो गए, बी रीजन लिख लिया? नहीं लिखा सर. हाँ, बी रीजन नहीं लिख लिखा। लीजिए. हाँ, बी रीजन गुजरात, महाराष्ट्र, हाँ, पंजाब, గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, పంజాబ్. వాళ్ళ సౌండ్ వినపడుతుంది. వాళ్ళ సౌండ్ బంద్ చేయాలంటే ఏది వాళ్ళది? అచ్చా అక్కడ, ఓకే రైట్. వాళ్ళ సౌండ్ అదా? అక్కడ म्यूट. मेरा सुनाई दे रहा ना आप लोगों को साथियों? गुजरात, हाँ हाँ सुनाई दे रहा है. गुजरात, ओके राइट राइट. गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, यूटी ऑफ चंडीगढ़, कुछ यूटी ऑफ चंडीगढ़, यूटी ऑफ चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, आई मीन डामन डायू, दीज आर द स्टेट्स इन बी रीजन. यानी बी क्षेत्र में, खास क्षेत्र में हिंदी से जो जुड़ा हुआ है, नजदीक पार्शियली हिंदी स्पीकिंग एरियाज आर कम्स अंडर बी रीजन. नेक्स्ट सी रीजन लिख लीजिए. स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अदर देन मेंशन्ड इन ए एंड बी रीजन्स. स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मेंशन्ड इन अदर देन ए एंड बी रीजन्स, यानी जो ए बी रीजन में नहीं है बाकी पूरा सी रीजन में है. इसका मतलब आप लिख लीजिए लाइक आंध्र, साउथ पूरा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, ये पूरा है एक्सेप्ट ए बी रीजन का स्टेट्स, बाकी पूरा सी रीजन में है. नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अदर देन ए बी रीजन, तो पूरा आपको सी रीजन में आ जाएगा. तो अभी इसका परसेंटेज लिख लीजिए. इसका परसेंटेज Not audible. अभी आ रहा है? हाँ, परसेंटेज लिख लीजिए. मैं बोलता हूँ द परसेंटेज इज फॉर ए रीजन 90%, ए रीजन 90%, बी रीजन 70%, सी रीजन 55%. इसका मतलब सी रीजन, हम सी रीजन में है, हमको 55% हिंदी में काम करना है. बी रीजन वाला 70% हिंदी में काम करना है. ए रीजन वाला 90% काम हिंदी में करना है. सो क्यों? ए रीजन पूरा मैक्सिमम हिंदी बेल्ट है, हिंदी स्पीकिंग एरिया है, इसलिए वो लोग पूरा हिंदी में वो लोग काम करेंगे. बी रीजन पार्शियली हिंदी स्पीकिंग एरिया है, थोड़ा बहुत हिंदी से मिलता जुलता है उनका भाषा, इसीलिए वो लोग 70% काम हिंदी में करना है. सी रीजन टोटली नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया, साउथ ये पूरा है, यहाँ पर हिंदी ये लोग एक भाषा के रूप में सीखते हैं, इसीलिए इन लोगों को टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 55% दिया है. ओके, सभी लोग नोट किया? हेलो बोलिए. ओडिशा सी रीजन, ओडिशा सी रीजन, वेस्ट बंगाल सी रीजन, एक्सेप्ट ए बी में जो स्टेट्स है बाकी पूरा सी रीजन है. सो दिस इज ए बी सी रीजन्स है. ओके, और उसके बाद में 8th शेड्यूल यानी अपना कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स और शेड्यूल्स होते हैं. 8th शेड्यूल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोटल 22 लैंग्वेजेस को रिकग्नाइज किया है. तो काइंडली नोट डाउन 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस. अष्टम अनुसूची, शेड्यूल को हम हिंदी में अनुसूची बोलते हैं और आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं. सो अष्टम अनुसूची 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस, इसमें
टोटल 18 लैंग्वेजेस पहले से था, लास्ट 4-5 years बैक 4 लैंग्वेज ऐड किया गया है। आफ्टर एडिंग 4 लैंग्वेजेस टोटल आजकल 22 लैंग्वेज है। सो एज एन टुडे इन 8th शेड्यूल टोटल 22 लैंग्वेज आर देयर। इन अष्टम अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ये 22 भाषाओं का लिपि भी है और भारत सरकार ने इन 22 लैंग्वेजों को रिकग्नाइज किया है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। वो लिख लीजिए। नंबर 1 अस्सामी लैंग्वेजेस इन 8th शेड्यूल, अस्सामी नंबर 1। नंबर 2 ओरिया, उड़ीसा का जो है ओरिया। नंबर 3 उर्दू। नंबर 4 कन्नड़ा, कर्नाटका का है। नंबर 5 कश्मीरी, कश्मीर का है। नंबर 6 गुजराती, गुजरात स्टेट का है। नंबर 7 तमिल, तमिलनाडु का है। नंबर 8 तेलुगु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों स्टेट्स का तेलुगु है। नंबर 9 पंजाबी, पंजाब स्टेट का है, पंजाबी भाषा। क्रम संख्या 10 बंगाली, बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का बंगाली। नंबर 11 मराठी, महाराष्ट्र का है। नंबर 12 मलयालम, केरला का है। नंबर 13 संस्कृत, संस्कृत भाषा। ये तो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज बोलते हैं संस्कृत। ये भी हमारा 8th शेड्यूल में है, 13th नंबर संस्कृत। 14th सिंधी, ये बहुत पुरानी भाषा है। सिंधु एरिया में बात करते थे वो लोग, सिंधी लोग, बहुत बिजनेस कम्युनिटी हैं सिंधी, उनकी भाषा है सिंधी। 14th लैंग्वेज, 14th नंबर। 15th हिंदी, जो अपना हिंदी राजभाषा है वो हिंदी 15th है। ये अल्फ़ाबेटिकल में है इसीलिए मैं आगे पीछे हो रहा इसलिए। और 16th लैंग्वेज मणिपुरी, मणिपुरी। 17th कोंकणी, गोवा में जो बोलते हैं, 17th कोंकणी। 18th नेपाली। देखिए नेपाल कंट्री का भी हमारा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में है नेपाली भाषा। हमारा 8th शेड्यूल में नेपाली को भी ऐड किया गया है। ये 18 लैंग्वेज लास्ट 4 years बैक 18 लैंग्वेज ही था। 4 years बैक एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है, संविधान का संशोधन किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये संविधान के संशोधन में 18 लैंग्वेज के बाद में 4 लैंग्वेज और ऐड किया है। 18 + 4 22। अभी 19th लैंग्वेज से शुरू किया, ऐड किया। 19th बोडो, BODO, बोडो। उस समय बोडो मूवमेंट हुआ है, मालूम आप लोगों को, तो बोडो लैंग्वेज को भी ऐड किया गया है 8th शेड्यूल में, बोडो। नंबर 20 मैथिली, MAITHILI, मैथिली, बोडो, मैथिली। 21 डोगरी, DOGRI, डोगरी। 21 लैंग्वेज डोगरी। 22 संथाली, ये ट्राइबल लैंग्वेज है संथाली, लास्ट वाला 22 नंबर, 22 नंबर संथाली। सो साथियों, दीज 22 लैंग्वेज आर मेंशन्ड इन 8th शेड्यूल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान के अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं का मेंशन किया गया है, उसमें लिखा गया है पूरा 22 भाषाओं का। इन 22 भाषाओं में हम कुछ केंद्र सरकार से किससे भी एग्जाम्स में भी लिख सकते हैं, UPSC एग्जाम्स में 22 भाषाओं में लिख सकते हैं, UPSC सिविल सर्विस मेंस भी ये 22 भाषाओं में लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेजेस। ओके, सो अभी हमको डाउट सर। बोलिए सर एक्चुअली एनी ऑफिशियल लेटर्स देना है बोले तो ये मदर टंग लैंग्वेज में दे सकता है क्या? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में आपको पत्राचार करना है, करस्पॉन्डेंस करना है तो आपको हिंदी और अंग्रेजी में ही करना है बस। मैं यस, भारत देश में केंद्र सरकारी कार्यालय में, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट उस स्टेट की मदर टंग में कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और इंग्लिश इज को ऑफिशियल लैंग्वेज है।
So- सर जो टेक्नीशियन लोग, एक डाउट सर, जो टेक्नीशियन लोग है उसको हाँ। तेलुगु आता है, जो इंग्लिश हिंदी नहीं आता है, ओके कुछ एसएफआई के लिए एसएफ के लिए कुछ रेफरेंस देना है, जब दे सकता है क्या, ना कुछ रिक्वेस्ट तो देना है? मगर उसको यदि यदि वो नहीं जानता अंग्रेजी, तेलुगु में लिख सकता है, बाद में somebody should translate in इंग्लिश, उसको बाद में अंग्रेजी का कुछ अपना फाइल में रखना है, क्योंकि हम केंद्र सरकारी कर्मचारी है, वी आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वी शुड डू द करस्पॉन्डेंस ओनली इन हिंदी इंग्लिश, अदर देन हिंदी इंग्लिश, बाकी उसमें अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए कर सकते हैं। कोई क्लास 4 है, क्लास 4 से आया है, वो शेड में काम करता है, उसको इंग्लिश हिंदी नहीं आता, वो तेलुगु में लिख सकता है, बट somebody should help to translate in इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि ट्रांसलेशन सर, ट्रांसलेशन अनुवाद Translation करना, अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना। नहीं सर, लेटर लिख के दिया है, रिप्लाई दिया है, उसको हम हाँ। लोग ट्रांसफर करके उसको साइन करवा के देना है क्या? हाँ यस, उनसे साइन लेना है, क्योंकि कभी आपको इंस्पेक्शन हुआ, कभी आपको ये हुआ, क्रॉस चेक हुआ, तो फिर वो भाषा आप नहीं समझते, ये भाषा वो नहीं समझता, इसीलिए ट्रांसलेट करके उनका साइन लेना है, अंग्रेजी में भी उनसे साइन लेना है, क्योंकि नहीं सर, वो अलग बात है सर, कुछ उसका पर्सनल लेटर देना है, कुछ उसको जवाब देना है। नहीं, नॉर्मली तो अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी हिंदी कंपलसरी आना है, इसलिए हम एग्जाम में मिनिमम अंग्रेजी पूछते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आता है उसको मिनिमम अंग्रेजी पूछते हैं, अंग्रेजी तो आना है। हिंदी वो के हिंदी बेल्ट वाला तो पूरा हिंदी में लिखेगा, हम यहाँ पर हिंदी बोल तो उनकी मर्जी है, हम प्रेजर तो नहीं करते हैं, हम राजभाषा का अभी आप सुपरवाइजर है, आप लोग हिंदी में काम नहीं किए तो भी चलता है, मगर हिंदी इम्प्लीमेंटेशन करना है, एज ऑफिशियल लैंग्वेज आपको इम्प्लीमेंट करना है, बीइंग ए सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरवाइजर यू मस्ट इम्प्लीमेंट हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, वी डोंट एस्क आप हिंदी में काम करोगे, हम प्रेजराइज नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को राइट है, बीइंग ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, बीइंग ए सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरवाइजर, यू गॉट द राइट, यू कैन वर्क इन हिंदी और यू कैन वर्क इन इंग्लिश, आई कॉन्ट प्रेजराइज, डू वर्क इन हिंदी ओनली। यदि आप हिंदी में काम किए तो मैं आपको प्रोत्साहन के लिए, एंकरेजमेंट के लिए अवार्ड दे सकता हूँ, मगर आपको हिंदी में काम करो बोल के मैं प्रेजर करने का मुझे हक नहीं है। वैसा ही कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हिंदी और इंग्लिश में काम कर सकता है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में, यदि उनका पर्सनल लेटर दे रहा तो ओके, आप यदि समझा, आप भी तेलुगु समझते हैं तो ले लीजिए, मगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में थोड़ा इंग्लिश ट्रांसलेशन भी रखिए। ओके सर। हाँ, थोड़ा इंग्लिश रखे तो अच्छा है, क्योंकि आजकल हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में तो हिंदी और अंग्रेजी दो ही चलता है, तेलुगु तो नहीं चलता। आपके प्लेस और कोई हिंदी बेल्ट वाला आया तो वो क्या समझता है, सपोज कुछ हुआ उस लेटर के बाद में, कुछ हुआ उसके बारे में, तो यू विल नॉट नो एनीथिंग नो, इसीलिए उसका ट्रांसलेशन रखना भी अच्छा है। इसलिए कभी कभी हिंदी बेल्ट से जो लेटर्स आता है, कुछ लोग हिंदी टू इंग्लिश में हमसे ट्रांसलेशन मांगते हैं, तो हमारा हिंदी डिपार्टमेंट में हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी दोनों ट्रांसलेशन करते हैं, क्योंकि कुछ पत्र हिंदी में आता है, कुछ पत्र अंग्रेजी में आता है, तो आपको तो हिंदी अंग्रेजी में दोनों में ही काम करना है, और किसी भाषा में काम नहीं करना है आपको, जहाँ तक आप बीइंग ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके, आपका डाउट क्लियर हो गया? राइट सर, ओके, थैंक यू। ओके, राइट। सो हम चलते हैं नेक्स्ट। अभी हिंदी केंद्र सरकार की राजभाषा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में सितंबर 14, 1949 को हो गया है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में 11 आर्टिकल्स को अलॉट किया गया है। उसके बाद में 1963 में ओएल एक्ट बनाया है। उस एक्ट में सेक्शन 33 बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। एज पर सेक्शन 33 13 डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हिंदी इंग्लिश में बाइलिंगुअल में इशू करना है। और आप भी एक सुपरवाइज़र, मैकेनिकल सुपरवाइज़र है, और आप लोगों को मैकेनिकल में क्या क्या आता है देख लीजिए। साइन बोर्ड्स, नेम बोर्ड्स, स्टेशन परिसर में ट्राइलिंगुअल रहना है, विद इन द ऑफिस बाइलिंगुअल रहना है, और सब्जेक्ट्स ऑन फाइल कवर्स, जो भी विषय होता है फाइल्स के ऊपर बाइलिंगुअल होना है। आप लोग जानते हैं जीएम इंस्पेक्शन के टाइम पे पूरा स्टेशन में रजिस्टर्स फाइल्स रखते हैं, उसके ऊपर पूरा हेडिंग्स हिंदी इंग्लिश में होता है। इसलिए आप यदि आप नहीं कर सके तो हिंदी सेक्शन का हेल्प लीजिए। हमारा हिंदी सेक्शन हर जगह पर है, हैदराबाद डिवीजन में, सिकंदराबाद, ऑल 6 डिवीजनों में 4 वर्कशॉप में हमारा हिंदी स्टाफ है। सो मैं हेडक्वार्टर का हिंदी ऑफिसर हूँ, इसलिए हमारा हिंदी सेक्शन हर जगह पर है। आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप हिंदी सेक्शन से ट्रांसलेशन लीजिए और प्रिंट लेकर खाली पेस्ट कर दीजिए, चिपका दीजिए, विषय सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश में फाइल्स के ऊपर, रजिस्टर्स के ऊपर रख दीजिए। और ऑल द मेटल स्टैम्प्स, रबर स्टैम्प्स, मेटल सील्स शुड बी इन बाइलिंगुअल, वो भी एक देखते हैं कंपलसरी, पार्लियामेंट्री कमेटी आए जब, और जीएम इंस्पेक्शन टाइम पे भी वो पूरा देखते हैं। और हमारा जो मुख्य राजभाषा अधिकारी है दक्षिण मध्य रेलवे का अरुण कुमार जैन सर है, PCST, प्रिंसिपल चीफ सिग्नल टेलीकॉम इंजीनियर है, PCST है। एवरी ईयर एक बदलता है, अभी मैं रूल 12 में बताऊंगा वो उसके बारे में। तो साथियों, सो सेक्शन 33 का हो गया, 1963 एक्ट हो गया, और ABC रीजन्स हो गया, बाद में 8th शेड्यूल अष्टम अनुसूची भी हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं 1976 में OL रूल्स।
यानी सर, जैसा 1 minute. कॉन्ट्रैक्टर, हाँ बोलिए बोलिए, जैसा ये कॉन्ट्रैक्ट, रीजन में, हाँ इन ये रीजन हाँ, अंडमान निकोबार नया है सर. अंडमान निकोबार ये रीजन में लिख लीजिए, मिस हो गए क्या वो? अंडमान निकोबार दिल्ली के साथ में अंडमान निकोबार है, आइलैंड है। वो नहीं बोला इसलिए. हाँ मेरे ओके, doubt बिहार हरियाणा हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश दिल्ली अंडमान निकोबार उत्तरांचल झारखंड छत्तीसगढ़, ये पूरा ये रीजन है। अंडमान निकोबार भी ये रीजन में आता है। ओके Right. लिख लिए ना? हाँ, तो अभी 1976 में भारत सरकार ने क्या किया, रूल्स बनाया। क्या रूल्स है? ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, राजभाषा का नियम। जैसा आप लोग जानते हैं कॉन्डक्ट रूल्स, पास रूल्स, लीव रूल्स है, उसी प्रकार राजभाषा नियम यानी ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स। व्हाट इज ऑफिशियल लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज यानी द लैंग्वेज विच इज यूज्ड इन ऑफिस, वन ऑफिस टू अनदर ऑफिस, वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, वन मिनिस्ट्री टू अनदर मिनिस्ट्री, द लैंग्वेज विच इज गोइंग टू यूज दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल लैंग्वेज। स्टेट का स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज अलग होता है, सेंट्रल का सेंट्रल ऑफिशियल लैंग्वेज अलग होता है। सो केंद्र सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट वन ऑफिस टू अनदर ऑफिस, सेंट्रल गवर्नमेंट वन मिनिस्ट्री टू अनदर मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट one डिपार्टमेंट अनदर डिपार्टमेंट, द लैंग्वेज विच वी आर गोइंग टू यूज दैट इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, वो हिंदी है। उसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट में वन डिपार्टमेंट अनदर डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वन मिनिस्ट्री टू अनदर मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट वन ऑफिस टू अनदर ऑफिस, द लैंग्वेज विच इज दे आर गोइंग टू यूज दैट इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज नॉर्मली उस स्टेट का मदर टंग होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज ओनली हिंदी। देन व्हाट अबाउट इंग्लिश? इंग्लिश इज को ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी 1963 सेक्शन 3 में बताया गया सर, हिंदी के साथ अंग्रेजी रहना है, वो 13 डॉक्यूमेंट्स में। बाकी जगह पर अंग्रेजी नहीं है तो भी चलता है, मगर अभी तक लोग हिंदी से उतना ये नहीं हुआ, इसलिए अभी भी अंग्रेजी लिख रहे हैं, अंग्रेजी चल रहा है। जब तक अंग्रेजी चलता रहा वैसे चलेगा, कभी ना कभी अंग्रेजी बंद भी कर सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी है। जब तक भारत देश में किसी भी स्टेट से अपोज नहीं करते हैं हिंदी को पूर्ण रूप से ऑफिशियल लैंग्वेज रूप में इंप्लीमेंट करने के लिए, तब तक अंग्रेजी भी हिंदी के साथ चलता है। सो 1976 में भारत सरकार ने हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज का रूल्स बनाया है, उसको हम बोलते हैं राजभाषा नियम। नियम यानी रूल्स, नियम అంటే रूल्स, अधिनियम అంటే యాక్ట్, अधिनियम అంటే యాక్ట్, नियम అంటే रूल्स। सो 1976 ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स बनाया है, उस नियम में टोटल 12 रूल्स आर देयर। इन 1966 ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स में टोटल 12 रूल्स आर देयर। आउट ऑफ 12 रूल्स, रूल 12 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूल 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए रूल 12। रूल 12 इसके सामने लिखिए, एज पर रूल 12 हेड ऑफ द ऑफिस, एज पर रूल 12 ऑफ OL रूल्स 1976, as per rule 12 of OL rules 1976, head of the office is responsible for implementation of Hindi. Head of the office is responsible for implementation of Hindi as an official language. यानी रूल 12 के अनुसार हेड ऑफ द ऑफिस रेस्पॉन्सिबल है हिंदी इम्प्लीमेंटेशन, ना हिंदी ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल नहीं है, आप रेस्पॉन्सिबल नहीं है, हेड ऑफ द ऑफिस इज रेस्पॉन्सिबल। इट मीन्स DRM ऑफिस में हेड ऑफ द ऑफिस कौन है? DRM है ना। DRM ऑफिस में हिंदी इम्प्लीमेंटेशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी DRM का होता है, नॉट राजभाषा अधिकारी का। GM ऑफिस में रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिंदी इम्प्लीमेंटेशन इज GM को होता है। वर्कशॉप में हु इज द हेड ऑफ द ऑफिस? CWM इज द responsible person for implementation of Hindi in workshops. Take example of station. एक स्टेशन होता है, स्टेशन ऑल्सो वन ऑफ द यूनिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ पर भी पार्लियामेंट्री कमेटी का इंस्पेक्शन होता है ऑफिशियल लैंग्वेज का। सो हु इज द रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ स्टेशन? SS हो, SMR हो, हुएवर इट में भी, गेस्टेड हो, नॉन गेस्टेड हो। सो रिसेंटली क्या 4-5 साल पहले क्या हुआ था, ये नेल्लूर स्टेशन की इंस्पेक्शन हुआ, तब मिस्टर जयराज वाज द स्टेशन सुपरडेंट, तो उनको हम पूरा गाइड किया, ट्रेनिंग दिया, वो अच्छा आंसर्स दिया है। ये पार्लियामेंट्री कमेटी है जो एक 5 स्टार होटल में बैठते हैं, पूरा रिकॉर्ड्स मंगाते हैं, रिकॉर्ड्स मंगा के पूरा पूछते हैं इसमें क्या हुआ उसमें क्या हुआ, तो स्टेशन सुपरडेंट शुड गिव द आंसर। एज पर रूल 12 हेड ऑफ द ऑफिस जो भी होता है, हेड ऑफ द यूनिट जो भी होता है, ही और शी शुड बी रेस्पॉन्सिबल। इवन पार्लियामेंट्री कमेटी आए जब भी वही रेस्पॉन्सिबल होता है।
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिंदी का। तिरुपति में इंस्पेक्शन हुआ था। तिरुपति में दोज डेज मिस्टर गंगुलप्पा वाज द एसएस। उन्होंने पूरा हम उनको एक हफ्ता ट्रेनिंग दिया है, कैसे बात करना, क्या आंसर देना है। वो 100 पेजेस का एक क्वेश्चनर होता है, वो क्वेश्चनर में पूरा डिटेल बनाते हैं। डीआरएम भी एक बार चेक करते हैं और एसएस भी एक बार पढ़ के आंसर्स देना है क्वेश्चनर का आंसर। सो एज पर रूल 12 हेड ऑफ द ऑफिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिंदी। सो इस प्रकार उसका किस प्रकार इम्प्लीमेंट हो रहा एज पर रूल 12 मैं बताता हूँ। अभी दक्षिण मध्य रेलवे है, जोनल रेलवे, हेड ऑफ द ऑफिस इज रेल निलम। रेल निलम के हेड कौन होता है? जीएम सर होते हैं। एज पर रूल 12 जीएम सर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिंदी इन रेल निलम। ऑल 7 एंटायर जोन का साई रहे हैं। यदि रेल निलम में पार्लियामेंट्री कमेटी आया तो जीएम सर से पूछते हैं। सो हेड ऑफ द जोन का जीएम सर है, हिंदी का पूरा होल एंड सोल जीएम फॉर राजभाषा। Since GM sir is busy with train movements and all other activities, he will nominate one PHOD, principal head of the department. एक HAG और SAG ऑफिसर को एंटायर जोन में नॉमिनेट करते हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिंदी। सो एवरी ईयर एक PHOD को नॉमिनेट करते हैं हिंदी इम्प्लीमेंटेशन को देखने के लिए। तो उसी प्रकार इस साल के लिए हमारा राजभाषा का इंचार्ज जो है PHOD PCST अरुण कुमार जैन सर है। So GM sir, actually as per rule 12 of OL rules, GM sir responsible. Since GM sir is busy, he will nominate one PHOD to look after Hindi in entire zone. अपना PCME अर्जुन मुंडिया सर थे उस समय। डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा है, हु इज प्रेजेंट MRA? MRA यानी मुख्य राजभाषा अधिकारी। आई एम राजभाषा अधिकारी, मेरे ऊपर MRA होते हैं, मुख्य राजभाषा अधिकारी यानी चीफ राजभाषा अधिकारी। ही विल बी वन PHOD। तो उस जमाने में हमारा अर्जुन मुंडिया सर थे, PCME हिंदी का MRA थे, मुख्य राजभाषा अधिकारी। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन में, हु इज प्रेजेंट MRA ऑफ SCR। तो वैसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन में। सो प्रेजेंट MRA इज अरुण कुमार जैन PCST। GM ने उनको नॉमिनेट किया है अगस्त टू अगस्त, वन ईयर, ये अगस्त तक सार रहेंगे। और MRA क्या करते हैं, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ MRA? ये भी एक बार अकाउंट्स में एग्जाम गेस्टेड में आया था क्वेश्चन, हु इज प्रेजेंट MRA, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ MRA? सो MRA इज मुख्य राजभाषा अधिकारी, इज एंटायर zonal in charge for implementation of Hindi in South Central Railway, any zone. So MRA will work on behalf of GM. GM will nominate one PHOD to take care of Hindi official language implementation entire zone. So GM क्या MRA सर क्या करते हैं, GM सर के on behalf में पूरा हिंदी देखते हैं। और चेयरमैन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ GM every 3 months once रिव्यू मीटिंग होता है, दैट इज कॉल्ड जोलिक, जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का एक मीटिंग होता है। सो नॉर्मली हिंदी इम्प्लीमेंटेशन एज पर रूल 12 कमिटीज़ के रूप में होता है। सो जोनल लेवल एक कमेटी होता है, डिवीजन लेवल एक कमेटी होता है, स्टेशन लेवल एक कमेटी होता है। सो MRA क्या करते हैं, जोनल लेवल में रिव्यू करने के लिए GM के चेयरमैनशिप में एवरी 3 months once GM कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मीटिंग करते हैं। दैट मीटिंग इज कॉल्ड जोनल हिंदी इम्प्लीमेंटेशन मीटिंग, शॉर्ट फॉर्म में जोलिक, ZOLIC, जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी मीटिंग। उसका चेयरमैन GM सर होते हैं, सेक्रेटरी MRA होते हैं, मेंबर्स ऑल PHODs, ऑल DRMs और ADRMs। एक्चुअली DRM आना है मगर ADRMs आते हैं। सो ऑल PHODs, ऑल ADRM बार DRMs, ऑल CWMs बार PEs। यानी CWM आना है, कभी CWM नहीं आया तो PEs भी आते हैं, कुछ वर्कशॉप से CWM भी आते हैं। लास्ट टाइम तिरुपति से CWM आए थे, लास्ट मीटिंग में लालागुड़ा से भी CWM आए थे। सो एवरी 3 months once क्वार्टरली मीटिंग है, एवरी क्वार्टरली GM रिव्यू करते हैं हिंदी इम्प्लीमेंटेशन इज हाउ इज गोइंग इन साउथ सेंट्रल रेलवे। GM विल रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ हिंदी इम्प्लीमेंटेशन इन एंटायर जोन थ्रू जोनल इम्प्लीमेंटेशन मीटिंग। और लास्ट मीटिंग भी मार्च में हुआ था, जब भी कोरोना शुरू हो गया तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस में कर दिए मीटिंग। उसका पहले फिजिकली हुआ था। सो लोकल ऑफिस आ गया, बाहर वाला पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंस में मीटिंग हुआ है। सो जोलिक मीटिंग इस क्वार्टरली वंस होता है, जोनल लेवल मीटिंग है, GM की अध्यक्षता में होता है। उसी प्रकार हिंदी इम्प्लीमेंटेशन विल बी डन एट डिवीजन लेवल आल्सो। सो डिवीजन लेवल भी क्या होता है, एज पर रूल 12 ऑफ OL रूल्स, DRM इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिंदी।
लेकिन सिंस ही इज बिजी विथ ट्रेन मूवमेंट्स, ही गॉट अदर एक्टिविटीज आल्सो, एंटायर डिवीजन को संभालना है, इसलिए डीआरएम सर क्या करते हैं, वन ऑफ द एडीआरएम, आजकल डिविजन में दो एडीआरएम्स होते हैं, किसी एक एडीआरएम को नॉमिनेट करते हैं एज ए एएमआरए, एडिशनल एमआरए, एडिशनल मुख्य राजभाषा अधिकारी, उनको हिंदी में बोलते हैं अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी। सो इन द पोस्ट ऑफ एएमआरए, एडिशनल एमआरए के रूप में एक एडीआरएम उस डिवीजन में पूरा हिंदी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो दिस एडीआरएम ऑन बिहाफ ऑफ डीआरएम ही विल लुक आफ्टर हिंदी इम्प्लीमेंटेशन एंटायर जोन, एंटायर डिवीजन, उस डिवीजन में एसडब्ल्यूआर्स हिंदी में ट्रांसलेशन हो रहा नहीं हो रहा, जीडब्ल्यूआर्स गेट वर्किंग रूल्स हिंदी में ट्रांसलेशन हो रहा नहीं हो रहा, और हिंदी इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार होगा ये पूरा रिव्यू करते हैं। ये रिव्यू भी 3 months once होता है, बिफोर जोनल मीटिंग, डिविजन लेवल मीटिंग होता है, दैट इज कॉल्ड डोलिक, DOLIC, डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी मीटिंग। इस डिविजनल ऑफिस मीटिंग डोलिक में चेयरमैन डीआरएम होते हैं, सेक्रेटरी एडीआरएम होते हैं जो एएमआरए अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी, एंड ऑल ब्रांच ऑफिसर्स आर मेंबर्स। सो उस मीटिंग में पूरा रिव्यू होता है, लास्ट 3 months में हम कितना ट्रांसलेशन किया है, कितने एसडब्ल्यूआर बाकी है, क्योंकि एसडब्ल्यूआर इज आल्सो वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आजकल हमारे पास कुछ नॉर्थ इंडियंस भी एएसएम्स के रूप में आ रहे हैं, एसएस के रूप में आ रहे हैं, वो लोगों को हिंदी में जानना है। सो ऑल द एसडब्ल्यूआर्स वो भी एक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि गाड़ी चलने के लिए वो भी हिंदी में अनुवाद करना है। सो ऑल एसडब्ल्यूआर शुड बी ट्रांसलेट इन हिंदी। तो डिवीजन में क्या क्या ट्रांसलेशन हो रहा है, नॉर्मली हिंदी डिपार्टमेंट वर्क 2 प्रकार का होता है, 2 types ऑफ वर्क, वन इज ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, अनदर वन इज इम्प्लीमेंटेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार हो रहा। सो ये पूरा एएमआरए देखते हैं, मीटिंग करते हैं डोलिक, इसका मिनट्स बना के रेलवे बोर्ड को एक कॉपी, हेड ऑफिस को एक कॉपी भेजते हैं। सो इसके बाद में क्या होता है, जोलिक होता है ऑल डिविजन्स। वैसा ही वर्कशॉप, इफ यू कम टू वर्कशॉप एज पर रूल 12, वर्कशॉप का हेड CWM होता है। सो CWM इज इंचार्ज फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन इन वर्कशॉप। सो CWM भी क्या करते हैं, एवरी 3 months once बिफोर अटेंडिंग जोलिक मीटिंग, GM के साथ करने से पहले फर्स्ट अपना वर्कशॉप लेवल में मीटिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओलिक, WOLIC, वर्कशॉप ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी, ओलिक। सो ही विल कंडक्ट वन ओलिक मीटिंग, दीज ऑल आर क्वार्टरली मीटिंग्स, यानी हर 3 months में एक बार होता है। जैसा जनवरी फरवरी मार्च खत्म होते ही, मार्च एंडिंग का अप्रैल में करना है, अप्रैल मई जून खत्म होते हैं, जुलाई में क्वार्टर एंडिंग 36 का जुलाई में मीटिंग करना है, जुलाई अगस्त सितंबर खत्म होते हैं, अक्टूबर में मीटिंग करना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर होते हैं, जनवरी में मीटिंग करना है। सो एवरी 3 months once, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 months वी शुड कंडक्ट ए मीटिंग at जोनल लेवल, at डिवीजन लेवल, at वर्कशॉप लेवल। सो हिंदी रिव्यू मीटिंग्स होता है, बाकी पूरा स्केलेटन वर्क, बाकी जो ग्राउंड लेवल वर्क होता है राजभाषा डिपार्टमेंट करती है, राजभाषा अधिकारी होते हैं, उनके अंडर में सीनियर ट्रांसलेटर्स, जूनियर ट्रांसलेटर्स होते हैं, पूरा करते हैं। मगर जो भी दिक्कत होती है तो वो एडीआरएम के लेवल में लेकर जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो एडीआरएम सर सॉल्व करते हैं, और पूरा डीआरएम सर तो एंटायर डिवीजन का हिंदी का ये होते हैं पूरा इंचार्ज एज पर रूल 12। तो उसी प्रकार हमारा क्या हुआ, जोनल लेवल में GM का मीटिंग हो गया, डिवीजन में डीआरएम के साथ मीटिंग हो गया, वर्कशॉप लेवल में CWM के साथ मीटिंग हो गया। नेक्स्ट हमारा रेलवेज में लास्ट एक छोटा सा यूनिट है, वहाँ पर भी पार्लियामेंट्री कमेटी जा सकती है, वो है स्टेशन। इवन स्टेशंस में भी A1 कैटेगरी स्टेशंस, A कैटेगरी स्टेशंस, B कैटेगरी स्टेशंस, इन तीनों में हमारा हिंदी ऑफलाइन कमेटी है। हम मीटिंग्स के लिए जाते रहते हैं, जैसे गुंटूर लीजिए, नडिकड़ू है, नंद्याला है, गुंटूर में गुंटकल लीजिए, गुंटकल में 17 कमेटीज है, डोन भी एक कमेटी है, आदोनी भी एक कमेटी है, अनंतपुर भी एक कमेटी है, सिकंदराबाद में 17 कमेटीज है, ये हर जगह पर है, काजीपेट में है, सिरपुर कागंदर में है, और भद्राचलम में भी है, पर्ली, विकाराबाद, हर जगह पर है। हैदराबाद डिवीज़न महबूबनगर में कमेटी है, काचीगुड़ा में कमेटी है, कर्नूल में कमेटी है, निज़ामाबाद में है। सो हर एक A1 A कैटेगरी B कैटेगरी स्टेशनों में हमारा हिंदी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, उसको भी 3 months में एक बार मीटिंग करना है, क्योंकि कभी भी पार्लियामेंट्री कमेटी आ सकती है इंस्पेक्शन के लिए। तो उस कमेटी को मीटिंग क्या बोलते हैं हम, SOLIC, सोलिक बोलते हैं ना, स्टेशन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। ये भी 3 महीने में एक बार मीटिंग होना है, और इसमें
कंपलसरी एसएस और एसएमआर बैठना है और उस डिवीजन का राजभाषा अधिकारी भी जाना है। कभी कभी हम हेडक्वार्टर से हम भी जाएंगे रिव्यू करने के लिए, और पूरा पार्लियामेंट्री कमेटी का क्वेश्चनर हम डिस्कशन करते हैं, पूरा स्टेशन में बोर्ड्स चेक करते हैं, यदि नया बोर्ड कुछ है तो फिर उसका हिंदी अनुवाद भी लेना है, करवाना है। तो इस प्रकार हिंदी इम्प्लीमेंटेशन एज पर रूल 12 दक्षिण मध्य रेलवे में हो रहा है। सो जीएम से लेकर जीएम लेवल से लेकर नीचे स्टेशन मास्टर तक भी हमारा हिंदी इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी मीटिंग्स होता है। हम हर एक एज पर पार्लियामेंट्री कमेटी का नाम्स और एज पर पार्लियामेंट्री कमेटी का क्वेश्चनर के हिसाब से हम देखते हैं। तो इस प्रकार हिंदी इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो आपको कुछ डाउट्स है तो हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल राजभाषा का इम्प्लीमेंटेशन एससीआर में PCSTA अरुण कुमार जैन सर देख रहे हैं। सभी लोगों को सुनाई दे रहा? अब आप सोलिक बोले ना सब आप। हाँ, सोलिक SOLIC स्टेशन ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेशन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। तो ये पूरा रेलवे का है। ये पूरा 3 महीने में एक बार होता है क्वार्टरली मीटिंग। एक मीटिंग होता है हाफ ईयरली वंस, दैट इज कॉल्ड टोलिक। एक अलग सा है टोलिक, लिख लीजिए टोलिक है टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी मीटिंग, टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी मीटिंग एंड टोलिक। टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी मीटिंग में एक टाउन में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं वो पूरे कमेटी बनते हैं। टेक एग्जांपल ऑफ एक निजामाबाद टाउन है, एक कर्नूल टाउन है। उस निजामाबाद टाउन में, कर्नूल टाउन में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस है, रेलवेस है, BSNL है, ऑल इंडिया रेडियो है, FCI है, सिंडिकेट बैंक है, स्टेट बैंक है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस, अंडरटेकिंग्स और पब्लिक सेक्टर्स, ये पूरा मिलकर एक कमेटी बनते हैं। दैट इज कॉल्ड टोलिक, टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। इसका एक मीटिंग होता है, दैट इज हाफ ईयरली होता है। उसके लिए भी हमको जाना है। और कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, टोलिक हम ही करते हैं। जैसे गुंटूर में है, गुंटूर DRM टोलिक चेयरमैन है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में जो अच्छा कर सकते हैं उन लोगों को देते हैं वॉलंटियर करने के लिए। और ये पूरा हिंदी इम्प्लीमेंटेशन कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हमारा राजभाषा का एक डिपार्टमेंट है, आप rajbhasha.nic. में देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में राजभाषा की अलग से डिपार्टमेंट होता है। हमारा डायरेक्टरेट एक होता है, 10 IAS बैठते हैं। मेन डायरेक्टर दिल्ली में होता है, और इधर बॉम्बे में, इधर कलकत्ता में, और साउथ में बेंगलोर में हमारा राजभाषा इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट्स है। तो ये राजभाषा डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आते हैं। उसमें कई प्रकार के डिविजन्स है। टीचिंग डिपार्टमेंट है, जो क्लासेस लेने के लिए टीचर्स आते हैं पारंगत हो पूरा, और एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं उसके लिए भी आते हैं। और इसमें लास्ट वाला आइटम ये है कि हिंदी इंसेंटिव स्कीम्स है। जैसे हिंदी इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें 4 प्रकार हिंदी इंसेंटिव स्कीम्स होते हैं। उसमें क्या है, फर्स्ट वाला क्या है, हिंदी में काम करने पर, यानी इफ़ यू वर्क इन हिंदी यू विल गेट सम इंसेंटिव्स और कैश अवार्ड्स। क्योंकि भारत सरकार ने हिंदी इम्प्लीमेंटेशन को प्रचार प्रसार करने के लिए, इंकरेज करने के लिए एम्प्लॉयज़ को हिंदी में काम करने पर पुरस्कार देते हैं। इसमें 3 लेवल्स है, डिवीजन लेवल, वर्कशॉप लेवल, जोनल लेवल, रेलवे बोर्ड लेवल। यानी फर्स्ट जो हिंदी में काम करना, हिंदी में काम बोलते हो आपका रेगुलर काम, आपका डे टू डे वर्क। सपोज यू आर राइटिंग सम डायरी, यू कैन राइट द डायरी इन हिंदी आल्सो। एक स्टेशन मास्टर है, स्टेशन डायरी लिखता है, ही कैन राइट इन हिंदी आल्सो। दैट इज ओनली, बस आपका जो भी रोज़मर्रा काम होता है, जो रोज़ आप हिंदी इंग्लिश में काम करते हैं, उस अंग्रेजी काम को हिंदी में करने पर यू विल गेट इंसेंटिव्स। दैट इज कॉल्ड हिंदी में काम करने पर अवार्ड, पुरस्कार। सो नॉर्मली आप स्टार्टिंग में आप हिंदी में काम करना शुरू कर दिया तो आपको फर्स्ट DRM, यदि डिविजनल ऑफिस लेवल में है तो DRM, वर्कशॉप में तो वर्कशॉप में CWM लेवल में अवार्ड मिलता है। नॉर्मली 10,000 वर्ड्स लिखना है ईयर में। ईयर में 10,000 वर्ड्स लिखना है। और यदि ज़्यादा वर्ड्स लिखे तो हम क्या करते हैं, GM लेवल अवार्ड देते हैं। यानी फर्स्ट DRM लेवल, CWM लेवल होता है। नंबर ऑफ वर्ड्स आप इंक्रीज कर दिया, आप नोटिंग्स हिंदी में लिख रहे, करेस्पॉन्डेंस हिंदी में कर रहे, आपका ज़्यादा हिंदी में काम हो रहा तो आपको GM लेवल अवार्ड देते हैं। उसके बाद में म्यूट कर रहा हूँ, साउंड आ रहा। सो ये DRM लेवल, वर्कशॉप लेवल अवार्ड होने के बाद जो हिंदी में ज़्यादा काम करते हैं उनको हम GM अवार्ड देते हैं।
आप लोग जानते हैं जीएम अवार्ड नॉर्मल कोर्स में जीएम अवार्ड आने के लिए कितना मुश्किल होता है, लेकिन हिंदी में जीएम अवार्ड बहुत आसान है। जो भी हिंदी में काम करते हैं उनको हम देते हैं, और उनका क्या क्या हिंदी में काम हो रहा उनका पूरा डिटेल्स और उनका एक जेरॉक्स कॉपी भी हम लेते हैं। आपका स्पेसिमेंस देना हमको, क्या आप हिंदी में काम कर रहे हैं, करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, क्या आपका डायरी हिंदी में लिख रहे हैं, या आप स्मॉल स्मॉल लेटर्स कवरिंग लेटर्स हिंदी में लिख रहे हैं, आपका क्या क्या काम है वो पूरा हम देखते हैं। इसके बाद में क्या होता है, यदि आप हिंदी में इससे भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, है ना, जीएम लेवल से भी ज़्यादा काम आप हिंदी में कर रहे हैं, तो आपको हम रेलवे बोर्ड अवार्ड भी देंगे, क्योंकि हमारे पास एवरी ईयर 8 से 10 लोग रेलवे बोर्ड लेवल अवार्ड लेते हैं जो 80 to 90% काम हिंदी में करते हैं। सो हिंदी इंसेंटिव स्कीम्स में, हिंदी प्रोत्साहन पुरस्कारों में फर्स्ट पुरस्कार हिंदी में काम करने पर दिया जाता है। हुएवर वर्क्स इन हिंदी, सुपरवाइजर, क्लर्क्स, ऑफिसर्स, कोई भी हो, क्योंकि हमको हिंदी में काम करो बोल के ज़बरदस्ती बोलने का हक नहीं है, क्योंकि बीइंग ए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर, सुपरवाइजर, एम्प्लॉई, यू गॉट द राइट, यू कैन वर्क इन हिंदी और यू कैन वर्क इन इंग्लिश, आपकी मर्जी है। यदि आप हिंदी में काम करने पर हम आपको प्रोत्साहन करेंगे। सितंबर 14 हिंदी दिवस के समय पर हिंदी सप्ताह यानी हिंदी वीक सेलिब्रेशन हम करते हैं, एक हफ्ता, उसमें हम आपको डीआरएम से या सीडब्ल्यूएम से अवार्ड दिलाते हैं। यदि आप ज़्यादा काम कर रहे हैं तो हम आपसे को जीएम से अवार्ड दिलाते हैं, महाप्रबंधक से पुरस्कार दिलाते हैं। यदि आप और ज़्यादा काम कर रहे हैं तो हम आपको रेलवे बोर्ड भेजकर रेल मंत्री पुरस्कार, रेल मंत्री अवार्ड भी दिलाते हैं। दिस इज फर्स्ट इंसेंटिव स्कीम इन हिंदी। सेकेंड इंसेंटिव स्कीम होता है पासिंग हिंदी एग्जामिनेशंस, यानी हिंदी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर आपको पुरस्कार। हिंदी परीक्षाएं बोलते हो, पहले से आप लोगों को मालूम है, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञा, 3 एग्जाम्स, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में नॉट ओनली रेलवे एवरीवेयर है। मगर आजकल क्या है, रेलवे में हिंदी में एसएससी लेवल में हिंदी जिसको है फर्स्ट लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज, जो एसएससी लेवल में हिंदी पढ़ता है उनके लिए वो एग्ज़ाम जरूरत नहीं बोल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है। यानी भारत सरकार ने एक निर्णय लिया, जो भी एसएससी में या मैट्रिक में या 10th क्लास में हिंदी पढ़ता है, पहली भाषा के रूप में, दूसरी भाषा के रूप में, तीसरी भाषा के रूप में, उनको प्राज्ञा एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं। वो लोग मानते हैं कि ही गॉट दैट मच हिंदी नॉलेज, उसको क्या बोलते हैं, सेम इक्वल नॉलेज उनके पास है, इन वर्किंग नॉलेज हिंदी में है बोल के समझते हैं, इसीलिए आप लोगों को अवार्ड्स नहीं दिया जा रहा है। मगर कुछ बैंक्स में, कुछ अदर पब्लिक सेक्टर्स में, कुछ अंडरटेकिंग में वो लोग दे रहे, अलग बात है। मगर रेलवे में तो मना कर दिया कि रेलवे में जो भी एसएससी में हिंदी पढ़ा है उनके लिए एग्जाम की जरूरत नहीं, लिखना की जरूरत नहीं। यदि एग्जाम पास करने पर भी आपको इंसेंटिव्स नहीं दिया जाता है प्राज्ञा पास करने पर। इसके पहले दिया जाता था प्राज्ञा पास करने पर, लास्ट 5 साल से एक नियम आया कि जो एसएससी में पास किया हिंदी उनको जरूरत नहीं है। ऐसे तो तेलंगाना में, आंध्रा में एसएससी में हिंदी है हमारा स्टेट में, इसीलिए अवार्ड्स नहीं दिया जा रहा है। लेकिन एक नया कोर्स आया, पारंगत, PARANGATH, पारंगत, एक कोर्स, नया कोर्स आया, वो क्लासेस चल रहे हैं, और वो पास होने पर इंसेंटिव्स अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड नहीं किया। लेकिन लास्ट जोनल मीटिंग में, जोलिक मीटिंग में जीएम सर ने एक डिसीजन लिया कि जो भी पारंगत पास किया मेरी तरफ से अवार्ड दे दो। तो जीएम सर की तरफ से हम एक अवार्ड दे रहे जो पारंगत क्लास पास किया है। वो पारंगत क्लासेस अभी डिवीजन ऑफिस में नहीं हो रहा, ओनली हेडक्वार्टर में हो रहा है। बोल तो नेक्स्ट ईयर या अगले साल में शायद डिविजन्स में भी हम शुरू करेंगे। इसके अलावा टाइपिंग एग्ज़ाम एक है, जो भी इंग्लिश टाइपिस्ट होता है हिंदी टाइपिंग एग्ज़ाम पास करने पर उनको 1 ईयर इंक्रीमेंट दिया जाएगा, कैश अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा एक स्टेनोग्राफी एग्ज़ाम है, आशुलिपिक परीक्षा बोलते हैं। जैसे इंग्लिश स्टेनोग्राफर होता है वैसे हिंदी स्टेनोग्राफी भी होता है, उसको आशुलिपिक परीक्षा बोलते हैं। जो हिंदी स्टेनोग्राफी एग्ज़ाम पास किया उसके लिए स्टेनोग्राफर ही एलिजिबल है, बाकी लोग एलिजिबल नहीं है। जो स्टेनो के रूप में काम कर रहा, डिजिग्नेटेड स्टेनो पोस्ट है, वो लोग एलिजिबल है। यदि एक स्टेनोग्राफर हिंदी स्टेनोग्राफी एग्जाम पास किया तो उनको फर्स्ट ईयर 2 इंक्रीमेंट्स, सेकेंड ईयर 1 इंक्रीमेंट, टोटल 3 इंक्रीमेंट्स ही विल गेट। यदि और उसको हाँ बोलिए बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, पारंगत पास होने से कुछ है सर, कुछ हाँ, ये सभी दे रहे हैं हम, क्योंकि लास्ट जोनल मीटिंग में जीएम सर ने बोला कि जो भी पारंगत पास हो गया मेरे लेवल में अवार्ड दे बोल के बोल दिया। तो हम रिसेंटली इम्प्लीमेंट किया, हेडक्वार्टर में तो हम मेमोरेंडम ऑफ सैंक्शन दे के दे दिया। हम डिविजन्स को भी लेटर लिखे हैं और वर्कशॉप में भी लेटर लिखे हैं, जो भी पारंगत पास के उनको देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक डिसाइड नहीं किया, तो हम जीएम सर से पूछे, सर बहुत इंटरेस्ट लेके क्लास में आ रहे हैं सर, जो पास कर रहे मेहनत कर रहे हैं उनको कुछ देंगे बोलते। जीएम सर बोले ओके अपने तरफ से दे दो बोलते, हम जीएम सर से सैंक्शन लेके दे रहे हैं हम।
जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके, अभी हेडक्वार्टर में जो भी पास हुआ उनका मेमोरेंडम सैंक्शन आप आके ले सकते हैं, हमारे को भेज दिया। यदि हम आप लोग वर्चुअल में सीडब्ल्यू लेवल में पास, सीडब्ल्यू ऑफिस में पास हुए सर हम, लाला। लालागुड़ा, हाँ, तो आप सलमा जी से मिल सकते हैं, आपको भी मिल जाएगा। हम लेटर लिखे हैं, सब लोगों को देने के लेटर लिखे हैं, ओके ओके सर। और परसेंटेज पूरा फर्स्ट से जो पास हुआ, शायद 3-4 बैचेस हो गए अब तक, हाँ, हो गया सभी सर, सभी को हम दे रहे हैं। हम सेकंड सभी, बैच में सर। हाँ, ओके तो आपको मिलेगा, आपको मिलेगा। आप ओके जाके बोलिए सर हेडक्वार्टर राजभाषा अधिकारी सर बोल दिया अवार्ड के लिए, बोल के आप जाके ले सकते हैं, हाँ? ओके, थैंक यू तो सर, क्योंकि थैंक एंकरेज करने के लिए हम शुरू किया, क्योंकि आप मेहनत करके क्लास में आते हैं, पढ़ते हैं, जी एग्जाम जी लिखते हैं, तो आपको देना है, हाँ? जी जी, तो थैंक यू। हाँ, तो ये हिंदी हिंदी परीक्षाओं पास करने पर ये अवार्ड है। थैंक इसके यू। इसके बाद में नेक्स्ट हिंदी में लिखने पर, यानी आप हिंदी में कुछ लिखना चाहते हैं, कहानी, कविता या नाटक, स्टोरीज कुछ भी लिखते हैं, उसके लिए भी पुरस्कार है। यानी यदि आप अच्छा पोएट है, आप हिंदी में कविता लिख रहे हैं, तो कविताओं को पुस्तक बना के हमको प्रिंट करके दीजिए, हम रेलवे बोर्ड भेजेंगे। यदि आपको कविता सेलेक्ट हुई तो आपको मैथिली शरणगुप्त पुरस्कार, उसके लिए 25,000 रुपीज़ कैश अवार्ड मिलेगा, एक पुरस्कार। यदि आप कहानी लिखने में बहुत फेमस है, एक अच्छा राइटर है आप, तो आप एक कहानी लिख सकते हैं हिंदी में, या एक नाटक लिख सकते हैं, हमें भेज दीजिए प्रिंट करके, हम रेलवे बोर्ड को भेजेंगे, कमिटी रहता है वहाँ पर। और आपका यदि आपका कहानी या नाटक अच्छा सेलेक्ट हो गया तो प्रेमचंद पुरस्कार मिलेगा आपको, उसमें भी 25,000 रुपीज़ कैश अवार्ड है। सपोज आपको ये लिटरेचर में रुचि नहीं है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस थिंग, क्रिएटिव राइटिंग्स ऑल, ये पूरा लिखने का लिटरेचर में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इंजीनियरिंग का एक बुक लिख सकते हैं। इफ़ यू आर गुड इन दिस थिंग, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, और किसी भी टेक्निकल बुक है ना, इलेक्ट्रिकल में, एसएनटी में, या सिविल इंजीनियरिंग में, किसी भी इंजीनियरिंग में, या आपकी मर्जी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट पर हिंदी में लिखना है, टेक्निकल बुक्स इन हिंदी, एक अवार्ड है, 1,00,000 पुरस्कार है। तो आप ट्रेन मूवमेंट्स के ऊपर, ट्रैक मेंटेनेंस के ऊपर, कोचेस मेंटेनेंस के ऊपर, किसी के ऊपर आप हिंदी में लिखिए, और पूरा प्रिंट करवा के हमारे पास लेकर आइए, और आप एक डिक्लेरेशन देना है, ये पुस्तक मेरा है, मेरा ओन राइटिंग है, और किसी का कॉपी नहीं, किसी का अनुवाद नहीं है, वो का एक डिक्लेरेशन देना है, और उसके साथ फॉरवर्ड करवाना है आपका ऑफिसर से, हम रेलवे बोर्ड भेजेंगे। यदि सेलेक्ट हो गए तो आपको 1,00,000 पुरस्कार है। तो हमारा हिंदी इंसेंटिव्स में ये भी एक है, राइटिंग बुक्स इन हिंदी इज ए इंसेंटिव स्कीम्स आर देयर। तो आप हिंदी में बुक्स लिख सकते हैं, या चाहे आप लिटरेचर बुक लिख सकते हैं, या टेक्निकल बुक भी लिख सकते हैं। ये थर्ड वाला है हिंदी इंसेंटिव्स में। फोर्थ वाला है हिंदी कॉम्पिटिशन्स, हिंदी प्रतियोगिता में भाग लेना। यानी हमारे पास क्या है, जो हिंदी के प्रति जो रुचि लेते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हिंदी में काम करते हैं, उनको प्रोत्साहन करने के लिए हम कई प्रकार के प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। सो मेनी कॉम्पिटिशन्स वी विल कंडक्ट। जैसा कि वो क्या, रेलवे बोर्ड लेवल में फर्स्ट डिवीजन लेवल में होता है, बाद में जोनल लेवल होता है, रेलवे बोर्ड लेवल होता है। एग्जाम्पल, एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, उसको हिंदी में निबंध प्रतियोगिता बोलते हैं, एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन। तो फर्स्ट डिवीजन लेवल में होता है, एक टॉपिक देते हैं, उसके बाद में उसमें 1, 2, 3 सेलेक्ट करके रेलवे में भेजते हैं जोनल लेवल में। हम रेलवे में क्या करते हैं, पूरा 6 डिवीजन, 4 वर्कशॉप्स को और हेडक्वार्टर के 3 को लेके जोनल लेवल कंडक्ट करते हैं। उसमें 1, 2, 3 सेलेक्ट करके फिर रेलवे बोर्ड भेजते हैं। सो एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, देन वॉक प्रतियोगिता, है ना, आप 10 मिनट हम दे देते हैं, आप एक टॉपिक के ऊपर बोलना है, दैट इज कॉल्ड एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन, हिंदी में वॉक प्रतियोगिता बोलते हैं। 10 मिनट में आपका टॉपिक के ऊपर पूरा आप अपना आइडियाज एक्सप्रेस कर सकते हैं। वहाँ पर 3 HODs PHODs रहेंगे कमिटी जोनल लेवल में। फर्स्ट डिवीजन लेवल में होता है, 1, 2, 3 को सिलेक्ट करके जोनल लेवल में भेजते हैं। जोनल लेवल में जो 1, 2, 3 आया उनको हम रेलवे बोर्ड लेवल भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉक प्रतियोगिता। एसे राइटिंग, एलोक्यूशन हो गया। नेक्स्ट नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, है ना, टिप्पण व प्रारूप लेखन प्रतियोगिता, है ना, हम एक कंपटीशन कंडक्ट करते हैं हिंदी में काम करने वालों को। थोड़ा पैसेज हिंदी में देते हैं, इंग्लिश में अनुवाद करना है, इंग्लिश का पैसेज हिंदी में अनुवाद करना है। कुछ वर्ड्स जैसा महाप्रबंधक है, जनरल मैनेजर, पुट अप फॉर अप्रूवल, हस्ताक्षर प्रस्तुत है, पुट अप फॉर अनुमोदन, अनुमोदन के प्रस्तुत है, पुट अप फॉर सिग्नेचर, ऐसा कुछ फ्रेजेस देते, ट्रांसलेशन मांगते हैं, दैट इज कॉल्ड नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। एक नोट बनाओ बोलते हैं हिंदी में, एक टॉपिक देते हुए, एक सब्जेक्ट देते हुए, वो पूरा आपको बनाना है, दैट इज कॉल्ड नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग कॉम्पिटिशन। दैट कॉम्पिटिशन आल्सो डिवीजन लेवल है, जोनल लेवल है, रेलवे बोर्ड लेवल है। इसके अलावा एक नाटक प्रतियोगिता है, ड्रामा कॉम्पिटिशन, वो डिवीजन लेवल से जोनल में आते हैं, जोनल से फिर रेलवे बोर्ड जाते हैं। सो कुछ कॉम्पिटिशन्स रेलवे बोर्ड लेवल भी होता है, कुछ ओनली डिवीजन लेवल में होता है, जैसा अंत्याक्षरी है, और आपको श्रुतलेखन है, सुनकर लिखना है। कई प्रकार के हम कॉम्पिटिशन्स प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। इन लोगों को पूरा हिंदी दिवस के समय पर आपको हम पुरस्कार देते हैं, अवार्ड देते हैं, सम्मान करते हैं।
सो ये भी एक इंसेंटिव स्कीम है, ये भी एक प्रोत्साहन योजना है। कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट करना, प्रतियोगिता कंडक्ट करना, पुरस्कार देना, अवार्ड्स देना और कर्मचारियों को सम्मान करना है। सो दीज आर द इंसेंटिव स्कीम्स है। ओके, तो साथियों आपको कुछ डाउट्स है तो हमसे पूछ सकते हैं हिंदी इम्प्लीमेंटेशन में, हिंदी OL एक्ट, OL रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और राजभाषा का हिंदी का क्यों चयन हुआ है, वो भी कुछ लोग पूछते हैं सर इतने भाषा है, हिंदी को ही क्यों राजभाषा के रूप में सेलेक्ट किया है। साथियों 1949 में जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने सेलेक्ट किया है इसका, ये क्या उस समय क्या था, संस्कृत तो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज है, मगर संस्कृत भाषा उतना फेमस नहीं था क्योंकि वो पंडितों की भाषा था। और हिंदी भाषा ऐसा है कि भारत देश में कहीं भी जाइए, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल स्पीकिंग लैंग्वेज, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नोइंग लैंग्वेज, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का मातृभाषा के नज़दीक होता है। भारत के कोने कोने में ज़्यादा लोग जानते हैं ये भाषा को, इसीलिए 1949 सितंबर 14 को संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में हिंदी को वो लोग चुन लिए हैं राजभाषा के रूप में, और कुछ नहीं है। अभी भी देखिए कहीं भी जाइए, किसी भी प्रांत में, किसी भी देश के कोने कोने में जाइए, हिंदी जानने वाले बहुत से लोग रहते हैं, क्योंकि हम भी साउथ इंडियन हैं, फिर भी एक भाषा के रूप में हम हिंदी सीख लिए है। सो इसीलिए ज़्यादा लोग जानने वाली भाषा, ज़्यादा लोगों की मातृभाषा, ज़्यादा लोग समझने वाली भाषा हिंदी है, इसलिए संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में चुन लिया है। साथियों यदि आपका कुछ प्रश्न है तो हमसे पूछ सकते हैं। एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा सर? कौन सा? पारंगत एग्जाम। हाँ, पारंगत, प्रबोध, प्रवीण। मैं जैसा बोला है, भारत सरकार ने राजभाषा डिपार्टमेंट एक है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में, वो राजभाषा डिपार्टमेंट में हिंदी टीचिंग स्कीम एक है, एक विंग है, हिंदी शिक्षण योजना, हिंदी टीचिंग स्कीम। वहाँ से लोग आके पढ़ाते हैं और वही लोग कंडक्ट करते हैं एग्ज़ाम। हम रेलवे, मेरा रेलवे, बाकी डिफेंस है, वो हम सिर्फ नॉमिनेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारियों को नामांकन करते हैं, नॉमिनेट कर क्लास को भेजते हैं। वो क्लास पढ़ाने के लिए हिंदी शिक्षण योजना, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स से वो लोग आते हैं, टीचर्स वो लोग पढ़ाते हैं और वही लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं और वो लोग आपको प्रमाण पत्र देते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञा, पूरा एग्जाम्स हिंदी शिक्षण योजना भारत सरकार कंडक्ट करती है। इसके लिए ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर एलिजिबल। बाकी आपका बच्चा कोई लिखना बोलते वो अलग है, वो क्या हिंदी प्रचार सभा है, उसमें प्राथम मध्यम राष्ट्र प्रवेश का है, उसमें एग्जाम्स लिखवा सकते हैं लोगों से। दिस इज मेंट फॉर ओनली एम्प्लॉयज। यस, ओनली फॉर एम्प्लॉयज। हिंदी शिक्षण योजना, हिंदी टीचिंग स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का है और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में है। ये ओनली फॉर एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर्स। कौन सा एम्प्लॉयज को कौन सेलेक्ट करेगा? अभी पारंगत क्लासेस ओनली 3 सिटीज में हो रहा है, अभी डिविजन्स में इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदी शिक्षण योजना से टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए। अपने यहाँ पर कल्पना थिएटर पुराना था ना, ये आर्टिस्ट क्लास रोड जाने से पहले राइट को, वहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस का एक है, CGO कॉम्प्लेक्स, उसमें है हमारा हिंदी टीचिंग स्कीम ऑफिस है। वहाँ पर एक विंग है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस है, बिल्डिंग है। वहाँ पर हिंदी शिक्षण योजना, हिंदी टीचिंग स्कीम, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के एक ऑफिस है। वहाँ पर 20 टीचर्स बैठते हैं, वो टीचर्स डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिस जाके हिंदी पढ़ाते हैं। पारंगत क्लासेस, पारंगत क्लास है ना, वो एक कोर्स है और वो भी ओनली सिटीज में चल रहा, डिविजन्स में नहीं चल रहा। बोलिए सर, మిగతా ప్రబోధ్ లేకోకుండా ఒకటి సార్ పారంగత్ రాయొచ్చు. ప్రబోధ్, ప్రవీణ్, ప్రాజ్ఞ లేకుండా కూడా డైరెక్ట్ పారంగత్ పోవచ్చు. ఇప్పుడు ప్రబోధ్, ప్రవీణ్, ప్రాజ్ఞ ఎవరు అడగట్లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే మీకు ఎస్ఎస్లో హిందీ ఉంటే దే ఆర్ థింకింగ్ దట్ యూ గాట్ ప్రాజ్ఞ ఈక్వలెంట్ నాలెడ్జ్. ఎస్ఎస్సి హిందీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాజ్ఞ అని అనుకుంటున్నారు, అందుకే వాళ్ళు ఇంకా అవసరం లేదంటున్నారు. డైరెక్ట్ ప్రాజ్ఞకి వెళ్ళొచ్చు, పారంగత్కి వెళ్ళొచ్చు, మీరు క్లాస్కి వెళ్ళొచ్చు. సార్ హిందీ స్టేట్ వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి అన్ని కాంపిటీషన్ లో వాళ్ళకే వస్తాయి కదా సార్. మళ్ళీ ఇలా చెప్తాను, అదే ఇప్పుడు హిందీ భాష వాళ్ళు కూడా కాంపిటీషన్ పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు, అహిందీ భాష వాళ్ళు కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు కదా. అయితే అహిందీ భాష, తెలుగు మదర్ టంగ్ వీళ్ళకి ఏం చేస్తామంటే మనము వెయిటేజ్ మార్క్స్ ఇస్తాం, 10% వెయిటేజ్ ఇస్తాం అనమాట. సపోజ్ మీకు 80 మార్క్స్ వచ్చాయి, అతనికి 8 వచ్చాయి, మీకు +8 వేస్తాం, 88, మీరు టాప్ అవుతారు. సో అదే అది ఇంతకుముందు కూడా వచ్చింది, రైల్వే బోర్డు లెటర్ కూడా ఉంది. क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी आ सकते हैं, హిందీ భాష, హిందీ భాష అందరూ ఉంటారు. నార్త్ ఇండియా వాళ్ళు వచ్చారనుకోండి, వాళ్ళకి హిందీ బాగొచ్చు కాబట్టి వాళ్ళకి మార్క్స్ ఎక్కువ వస్తాయి కదా.
అందుకోసం ఏం చేసామంటే సి రీజన్ వాళ్ళకి మొత్తము మనం ఏం చేస్తున్నామంటే నాన్ హిందీ వాళ్ళకంతా 10% వెయిటేజ్ మార్క్స్ ఇస్తున్నాం అనమాట. అధిమాన్ అంక్ అంటాం, అధిమాన్ అంక్ ఇస్తున్నాం అనమాట. అంటే వెయిటేజ్ మార్క్స్ ఇస్తున్నాము, 10% ఇస్తాం అనమాట. దాని నుంచి మనం ఇంకోటి సపోజ్ ఇద్దరికి టై ఏర్పడ్డది, మేము తెలుగు నాన్ హిందీ వాళ్ళకి ప్రయారిటీ ఇస్తాం. ఎందుకంటే హిందీ వచ్చిన వాళ్ళకి హిందీ రాని వాళ్ళు చేయడం గొప్ప కదా, అలా అనమాట. సో అందులో హెచ్ఓడీస్ పిహెచ్డీస్ కమిటీ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఆ డెసిషన్ తీసుకుంటారు అనమాట. ఇంకోటి హిందీ బెల్ట్ వాళ్ళు వర్క్ చేశారు, మీరు వర్క్ చేశారు, మీకే ఎక్కువ మార్క్స్ ఇస్తాం. ఎందుకంటే अहिंदी भाषी वाला काम करना बहुत ग्रेट है, क्योंकि उनसे भी आपको भाषा सीख कर आप लिख रहे हैं, वो तो मातृभाषा उनका हिंदी है, इसलिए आपको हम प्रायोरिटी देंगे. और बोलिए कुछ. सर एक्चुअली सर చెప్పండి చెప్పండి. హలో अभी जो सिलेक्शन आ रहे हैं नॉर्थ से आ रहा है सर, ఒక్కొక్కరు అడగండి క్వశ్చన్. कैसा सिलेक्शन बिहार के ज्यादा रहे हां यस जो हो रहा अभी आ रहा है हां ये पूरे नॉर्थ के आ रहे ना सब अभी. अरे साउथ का इसीलिए उन लोगों के लिए आजकल हमारा वर्क बढ़ गया है, क्योंकि पूरा HWRs पूरा हिंदी में करना पड़ रहा, हर एक हिंदी में बनाना जरूरी हो रहा आजकल, क्योंकि वो लोगों के लिए वो लोग हिंदी जानते हैं ना. क्योंकि एक बार ऐसा हुआ जबलपुर में मध्य प्रदेश में, हमारा एक ऑफिसर प्रमोशन पे चले गया, वहाँ पूरा फाइल्स हिंदी में है. तो जो प्रमोशन पे गया ऑफिसर HOD रैंक में, वो हमारा तेलुगु वाला है, तो उनको तो हिंदी नहीं आता. वो GM के पास गया, GM बोला देखो वो लोगों को बुला के, बाबू लोग आप लोग इंग्लिश में लिखो. बोले हम इंग्लिश नहीं जानते सर, हम हिंदी जानते हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, हमारा मर्जी है, अंग्रेजी में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, हम इंग्लिश नहीं जानते हैं, हम हिंदी में नोटिंग्स पूरा लिखेंगे बोले. तो क्या किया, हमारा ऑफिसर छुट्टी लेके चले गए 1 साल. तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये भारत सरकार है, यहाँ पर दोनों भाषाओं में काम कर सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी में. हम किसी को ये ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं, और दूसरी भाषा में काम करने का हम जबरदस्त भी नहीं कर सकते हैं. हिंदी में लिख रहा तो हमको लेना ही पड़ता है. यदि बाइलिंगुअल लिखो बोल तो बोल सकते हैं, यदि लिखना है तो उनकी मर्जी लिख सकते, नहीं तो वो मना भी कर सकते हैं, नहीं मैं नहीं लिखता हूँ सर अंग्रेजी, आप समझ लो हिंदी बोलता है. इसलिए हर एक अधिकारी हिंदी जानना जरूरी है. और बोलिए. हेलो सर. हाँ చెప్పండి. सर ये हिंदी सीखने के लिए, राइटिंग स्किल सीखने के लिए कुछ बुक्स हमको मिलता है क्या सर कुछ? अच्छा, हिंदी सीखने के लिए आपको राइटिंग स्किल्स अभी तो अपने डिपार्टमेंट में तो कुछ नहीं है. आपको मैं एक सजेशन दे सकता हूँ, आप क्या कीजिए, आप स्टेट गवर्नमेंट का बुक्स है ना 6th 7th 8th इनिशियल से लेके आप प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अपना रेलवे की तरफ से तो आप किस डिवीजन में काम करते हैं? ए डिवीजन. आप हिंदी सेक्शन वालों की हेल्प ले सकते हैं, मगर हमारे पास तो कुछ बुक्स नहीं है, हिंदी सिखाने के बुक्स नहीं है. आपको उन्होंने बोलता हम गाइडेंस देंगे, आपको गाइडेंस करेंगे, गाइड करेंगे, आपको बाहर से बुक्स लेना पड़ता है. यानी तो आपके काजीपेट में हिंदी प्रचार सभा का क्लासेस है, तो आप जा सकते हैं, वहाँ वो लोग हिंदी सिखाते हैं. ओके सर. ఓకే రైట్. చెప్పండి ఏంటి क्वेश्चन. तो सभी लोग समझ लेना हिंदी का पूरा. ओके ओके यस सर ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू वेरी मच.